हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इकोनॉमिक्स क्लास। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 10। चैप्टर का नेम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। तो चलिए पहले ग्लोबलाइजेशन को समझते हैं कि व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन। वैसे तो जितनी कंट्रीज़ है ऑल ओवर द ग्लोब वो किसी न किसी तरीके से इंटर कनेक्टेड रहती है। दे कनेक्टेड थ्रू कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक। तो जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की तो एक लिमिटेड सेंस को शो करता है और ये डिफाइन करता है ग्लोबलाइजेशन को एज द इंटीग्रेशन बिटवीन कंट्रीज थ्रू फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स बाय मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को हम MNCs भी कहते हैं। MNCs वो कंपनीज़ होती हैं जो एक से ज़्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी करती हैं। अब यहाँ पर दो बातें आई। तो एक कंट्रीज से दूसरी कंट्रीज़ में जब गुड्स एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है, डेट इज़ आल्सो कॉल्ड फॉरेन ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड। लेकिन जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं तो इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड हो जाता है। मतलब किसी एक कंट्री के थ्रू दूसरी कंट्री में कैपिटल को इन्वेस्ट करना। और इन्वेस्टमेंट किस चीज़ में करना? इन्वेस्टमेंट करना फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर प्रोडक्शन हमें पढ़े हुए हैं, जो किसी भी प्रोडक्शन एक्टिविटी को कंप्लीट करते हों। अब ये फैक्टर प्रोडक्शन क्या हो सकते हैं? लैंड हो सकती है, लेबर हो सकती है और कैपिटल। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर ग्लोबलाइजेशन। नाउ इन दिस चैप्टर जब हम इंट्रोडक्शन पार्ट को स्टडी करते हैं तो यहाँ पर गिवन है कि भाई आज के टाइम में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस हैं जब हम कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस लेने जाते हैं मार्केट के अंदर। नाउ अब जब हम बात करते हैं कि चॉइसेस इंक्रीज़ हैं, चॉइसेस में जो गुड्स अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर वो डोमेस्टिक गुड्स भी हैं और वो फॉरेन गुड्स भी हैं। अगर मैं बात करूं बिफोर 1991, तो 1991 से पहले हमारे कंट्री के अंदर जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था वो काफ़ी लिमिटेड था। साथ में यहाँ रिस्ट्रिक्शंस थी जिनको हम ट्रेड बैरियर कहते हैं, कि कोई बाहर की कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में नहीं आ सकती थी। और अगर वो फिर भी कुछ कंपनीज़ ऐसी थी बिफोर 1991 जो प्रोडक्शन एक्टिविटी करती थी हमारी कंट्री में, बट दे हैव अ वेरी लिमिटेड एरियाज़। वो कुछ लिमिटेड एरियाज़ या लिमिटेड इंडस्ट्रीज़ थी जहाँ पर मल्टीनेशनल कंपनीज़ को फ्रीडम थी अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटी करने के लिए। अब इसके एग्ज़ाम्पल भी हम ले सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे यहाँ भी गिवन है। अगर हम बात करें ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की तो हमारी रोड्स पर पहले मेनली दो कारें दिखाई देती थी। अगर मैं नाम से बताऊं तो यहाँ पर एम्बेसडर और फिएट, तो ये दो ही मेन कार्स थी जो इंडियन रोड्स पर दिखाई देती थी। अगर आज के टाइम में जब हम कार्स की बात करते हैं तो देयर इज़ ए सो मैनी ऑप्शंस और सो मैनी ब्रांड्स, और तो ये टॉप कंपनीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड की। सो अ सिमिलर एक्सप्लोजन ऑफ ब्रांड्स कैन बी सीन फॉर मैनी अदर गुड्स। तो ये तो हमने एक एग्जांपल लिया है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का। अगर इससे अलग भी हम काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में देखते हैं, चाहे वो आपकी क्लॉथ इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपके रेडीमेड गारमेंट्स हों, या फिर टू व्हीलर हो, या फिर IT इंडस्ट्री हो, या कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, सभी में अगर आप देखेंगे देयर इज़ ए सो मैनी चॉइसेस। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हों, वहाँ पर भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ और ये क्या पॉलिसी थी गवर्नमेंट की जिसके बाद ये कंपनीज़ को अलाउड किया गया इंडिया के अंदर, वो सारी चीज़ें हम ग्लोबलाइजेशन चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो जो वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स थी इंडियन मार्केट में,
ये लगभग लास्ट 30 ईयर, जैसे मैंने आपको बताया कि 1991 से पहले ये पॉसिबिलिटी नहीं थी। दिस इज़ अ टाइम व्हेन इंडियन मार्केट हैव बीन ट्रांसफॉर्म। ये वो टाइम था जिसमें इंडियन मार्केट में एकदम चेंजेस आए, चेंजेस को ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया। अब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए ये कैसे ओकर्ड हुए और क्या क्या इसमें फैक्टर्स थे जिनकी वजह से ये पॉसिबल हो पाया और क्या क्या चेंजेस आए, और इससे जो हमारी कंट्रीज़ के पीपल हैं या कंज्यूमर हैं या एम्प्लॉयज़ हैं उनके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ा जब इन बहुत सारी एमएनसीज़ ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। नाउ अब हम बात करते हैं एमएनसीज़ काम कैसे करती हैं। जैसे मैंने कहा कि एमएनसीज़ वो कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा देश के अंदर प्रोडक्शन एक्टिविटी करती है। So middle of the 20th century production was largely organized within a countries। मतलब अगर हम बात करें 1950s के बाद की, तो इस टाइम ज़्यादा जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होती थी वो विद इन कंट्रीज़ होती थी, और जो इंटरनेशनल ट्रेड होता था अक्रॉस द बाउंड्रीज़ डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में, वो रॉ मटेरियल, फूड स्टफ और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का होता था। जैसे एक देश से दूसरे देश में रॉ मटेरियल जा रहा है, हमने पढ़ा है कि एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश एरा के टाइम में इंडिया से काफ़ी सामान एक्सपोर्ट होता था, और वो जो एक्सपोर्ट होता था वो ज़्यादातर रॉ मटेरियल होता था, और उस रॉ मटेरियल से फिर जो इंडस्ट्रीज़ बिल्टअप थी ब्रिटेन के अंदर, वो उनसे फिनिश्ड गुड तैयार करती थी। वापस फिनिश्ड गुड इंडिया में आता था एज ए इम्पोर्ट, और फिर वो डिफरेंट मार्केट्स में सेल होता था। यहाँ पर अगर हम ब्रिटिश रूल के टाइम के कॉन्सेप्ट को समझें तो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट हो रहा है इंडिया से और फिनिश्ड गुड इंपोर्ट हो रहा है, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं ब्रिटेन के अंदर। तो वो इंडस्ट्री जो ब्रिटेन के अंदर है, तो प्रोडक्शन कहाँ पॉसिबल हो रहा है, विद इन द बाउंड्रीज ऑफ ब्रिटेन। अब colonies such as India exported raw material and food stuff and imported finished goods, मैंने अभी आपको बताया। ट्रेड वाज द मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्रीज़। तो ट्रेड एक मेन चैनल था जिसके थ्रू डिफरेंट कंट्रीज़ कनेक्ट होती थी, और दिस वाज बिफोर लार्ज कंपनीज कॉल्ड मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो जब एमएनसीज़ का बर्थ हुआ उनसे पहले इस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल होता था। अ एमएनसी इज़ अ कंपनी that owns or controls production in more than one nation. MNCs set up offices and factories for the production in regions where they get cheap labor and other resources. तो MNCs अपनी जो प्रोडक्शन करती है वो ज़्यादातर उन रीजन्स में करती है जहाँ पर उनको चीप लेबर और रॉ मटेरियल ईज़िली अवेलेबल होता है। अब इससे बेनिफिट क्या होगा, चीप लेबर और जो रॉ मटेरियल है वो इजीली अवेलेबल का। नंबर वन, जब चीप लेबर अवेलेबल है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगी, अब लेबर को कम वेजेस देनी पड़ेगी। नंबर टू, जो रॉ मटेरियल था पहले वो ट्रांसपोर्ट होके दूसरी कंट्री से आ रहा था, अब वो इंडस्ट्री वहीं पर बिल्टअप हो गई है, तो अब वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो सेव हो जाएगी, बच जाएगी। अब इन दोनों चीज़ों की वजह से चीप लेबर और रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी की वजह से जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो रिड्यूस हो जाती है। सो दिस इज़ डन सो डैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज़ लो एंड द एमएनसी कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट। और इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गई और जो प्रॉफिट है मल्टीनेशनल कंपनीज़ का वो इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्प्रेडिंग ऑफ प्रोडक्शन बाय एन एमएनसी की किस तरह से एमएनसी प्रोडक्शन को स्प्रेड करती है अक्रॉस डिफरेंट कंट्रीज़। वो हर जगह कॉस्ट एडवांटेज देखती है कि किस कंट्री में उसको किस तरह की कॉस्ट एडवांटेज मिलेगी। तो चलिए डिस्कस करते हैं। एक लार्ज एमएनसी, एक बहुत बड़ी एमएनसी है
प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, जो कि इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करती है। सो डिज़ाइन इट्स प्रोडक्ट इन रिसर्च सेंटर इन यूनाइटेड स्टेट्स, तो उसने जो अपना R&D बनाया है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, वो यूनाइटेड स्टेट्स में बनाया है। वहाँ पर उस जो प्रोडक्ट बनाना है उसका स्टीरियोटाइप तैयार होता है, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट बनाना है और क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन होगी। एंड देन हैज़ द कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना, फिर उस प्रोडक्ट के जो कंपोनेंट्स बनेंगे वो मैन्युफैक्चर्ड होंगे चाइना के अंदर। चाइना के अंदर क्यों होंगे? क्योंकि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज़ है वो चाइना के अंदर है, और उसके एडवांटेज क्या है कि वहाँ पर जो लेबर है वो काफ़ी सस्ती है। दीज आर देन शिप टू मैक्सिको, फिर वो जब इक्विपमेंट्स, फिर जब वो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चर्ड हो जाएंगे तो उनको शिफ्ट किया जाएगा मैक्सिको के अंदर। मैक्सिको जो कंट्री है वो नियर बाई है यूनाइटेड स्टेट्स के, क्योंकि जो रिसर्च, अब मैक्सिको जो कंट्री है वो नियर बाई है यूनाइटेड स्टेट्स के एंड ईस्टर्न यूरोप। नाउ दीज आर देन शिफ्ट, अब इसको शिफ्ट किया जा रहा है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप को। अब यहाँ पर वेयर द प्रोडक्ट्स आर असेंबल्ड, यहाँ दोनों प्लेसेस पर प्रोडक्ट को असेंबल किया जाएगा। असेंबल मतलब जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको जोड़ के पूरा प्रोडक्ट बनाया जाएगा। एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट आर सोल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर इन दोनों प्लेसेस से, मैक्सिको से और ईस्टर्न यूरोप से, इस प्रोडक्ट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ जहाँ इसकी डिमांड है वहाँ पर इसको सेल किया जाएगा। मीनवाइल द कंपनीज कस्टमर केयर इज़ कैरिड आउट थ्रू कॉल सेंटर्स लोकेटेड इन इंडिया। अब जब ये प्रोडक्ट सेल हो जाएगा तो उसमें कस्टमर केयर की रिक्वायरमेंट होती है अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने के लिए, या फिर उनको कोई इन्फॉर्मेशन पास आउट करने के लिए, या उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इस कंपनी ने जो अपना कस्टमर केयर सेंटर लोकेट किया है वो इंडिया के अंदर किया है। हम लास्ट में भी स्टडी करेंगे भाई क्या रीज़न है कि कस्टमर केयर सेंटर्स हैं वो इंडिया में लोकेटेड हैं और क्या उसके पीछे रीजंस हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कॉल सेंटर की इमेज भी शेयर की हुई है। दिस इज़ ए कॉल सेंटर इन बेंगलुरु इक्विप्ड विद टेलीकॉम फैसिलिटीज़। अब ये टेलीकॉम फैसिलिटीज़ है क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कस्टमर है वो फ़ोन के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो फ़ोन की अवेलेबिलिटी ऑल ओवर द वर्ल्ड है, तो वो कम्युनिकेशन कहीं से भी हो सकती है। एंड एक्सेस टू द इंटरनेट टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट टू कस्टमर अब्रॉड। अब ये जो बेंगलुरु में इस फर्म का कस्टमर केयर सेंटर है, ये थ्रू इंटरनेट और टेलीकॉम फैसिलिटी की वजह से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट प्रोवाइड कराता है कस्टमर्स को अब्रॉड, जो विदेश में रहने वाले कस्टमर्स हैं उनको भी। अब हम अगर इस एग्जांपल की बात करें तो MNC इज़ नॉट ओनली सेलिंग इट्स फिनिश्ड प्रोडक्ट ग्लोबली बट मोर इम्पोर्टेंट, तो यहाँ पर MNCs का काम खाली ये नहीं कि प्रोडक्ट को सेल करना ऑल ओवर द वर्ल्ड, द गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड ग्लोबली। इनका मेन काम क्या है कि पूरे वर्ल्ड के, तो इनका मेन वर्क है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस करना। एज ए रिजल्ट प्रोडक्शन इज़ ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजली कॉम्प्लेक्स वे, तो इस तरह से प्रोडक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है। वैसे ये जो वे होती है वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, जटिल होती है। द प्रोडक्शन प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स एंड स्प्रेड आउट अक्रॉस द ग्लोब। इन द अबव एग्जांपल चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ बीइंग ए चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। ये मैंने आपसे डिस्कस किया था कि भाई तो चाइना जो है वहाँ पर जो लेबर अवेलेबल है वो काफ़ी चीप है और वहाँ पर वेजेस काफ़ी लो है, तो वो एक एडवांटेज है चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन की। मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप की अगर हम बात करें तो वो यूज़फुल है टू द क्लोजनेस ऑफ मार्केट इन US एंड यूरोप। तो US और यूरोप की काफ़ी बड़ी मार्केट मानी जाती है, वहाँ पर बहुत सारे बायर्स भी हैं जिनकी इनकम जो है वो बहुत हाई है। तो ये दोनों मार्केट्स के नियर मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप है जहाँ पर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स को असेंबल किया जाता है। इंडिया हैज़ हाईली, अब इंडिया के पीछे क्या रीज़न है? इंडिया हैज़ हाईली स्किल्ड इंजीनियर्स हु कैन अंडरस्टैंड द टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमारे यहाँ काफ़ी अच्छे इंजीनियर्स हैं जो हर टेक्निकल एस्पेक्ट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर कॉल सेंटर्स या कस्टमर सपोर्ट है। इट आल्सो हैज़ एजुकेटेड इंग्लिश स्पीकिंग यूथ, और नंबर 1 उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ इंग्लिश स्पीकिंग यूथ है हु कैन प्रोवाइड कस्टमर केयर सर्विस एंड ऑल द प्रॉब्ली कैन मीन 50-60% कॉस्ट सेविंग। और हम इस सारी चीज़ों को देखें, चाइना के अंदर मैन्युफैक्चरिंग होनी, R&D होना US के अंदर, असेंबल्ड होना मैक्सिको, और कस्टमर केयर सेंटर होना इंडिया के अंदर, तो इन सब में 50 से 60% कॉस्ट बचती है।
और यही एडवांटेज है स्प्रेडिंग आउट प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर to the multinational companies. So that's all for today, students. Thank you.